दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपके ITI CBT एग्जाम में 25 क्वेश्चंस इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी 50 नंबर की पूछी जाती है और इसमें अलग से पास होना पड़ता है, ये भी आपको पता होगा। तो अगर आप अपने 50 नंबर फिक्स करना चाहते हो, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ये क्लास आप ही के लिए है, क्योंकि इस क्लास में मैंने 150 MCQs को लिया है जो कि इम्प्लॉयबिलिटी के हैं। एंड अगर आप इन 150 MCQs को तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से मिलेंगे आपको, है ना। तो इस क्लास को आप शुरू से एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही मैंने इस वीडियो में कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो इस बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है किसी व्यवसाय और व्यवसायों की स्थापित करने और लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को क्या कहा जाता है। यानी आपको एक बिजनेस खोलना है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, एक रिस्क ही तो ले रहे हैं, लाभ की आशा में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट की उम्मीद लेकर के आप एक जोखिम ले रहे हैं। बिजनेस खोलना एक जोखिम ही होता है, क्योंकि क्या पता वो चले या ना चले, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर हमें वाक्य को पूरा करना है। देयर इज़ अ प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो प्लेग्राउंड क्या ब्यूटीफुल होता है, नहीं। स्पेसियस होता है, नहीं। गुड होता है, नहीं। वो बड़ा होता है ना, बिग प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आ जाएगा बिग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, यानी किसी व्यवसाय के केंद्र होते हैं। तो किसी व्यवसाय के केंद्र कौन होंगे, कस्टमर ही तो होंगे। यानी बिजनेस चलता किसकी वजह से है, कस्टमर की वजह से चलता है। क्या बैंक लोन से चलता है, क्या वर्क कैपिटल से चलता है, क्या लाइसेंस से चलता है, नहीं। कस्टमर हमारा सेंटर, जो कहते हैं ना, केंद्र बिंदु होते हैं कस्टमर। अगर कस्टमर ही नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आता रहेगा। तो आप जानते हैं भाई, टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है ना, वो क्या कर रही है, कार्यों में परिवर्तन कर रही है ना। आप जानते हो आजकल तो AI का ज़माना आ गया, तो काफ़ी सारी जॉब्स भी आ रही हैं और काफ़ी सारी जॉब्स जा भी रही हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट या वर्क कोर्स या फिर वर्कफोर्स या फिर टाइमर यहाँ पर नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्नोलॉजी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर अब आपको बताना है कौन सा वाक्य यहाँ पर आएगा। देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव आएगा या गुड आएगा या ब्यूटीफुल आएगा या स्पेसियस आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट में बताइए। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए अपार्टमेंट्स एक्सपेंसिव, गुड या ब्यूटीफुल नहीं होता है, वो स्पेसियस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए किसका मानक तरीका है। यानी हम वायरलेस तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, ISP, WAN और LAN, इनका यूज़ नहीं करेंगे, हम वाईफाई का यूज़ करेंगे। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, वायरलेस फिडेलिटी, इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार का एक कोड है जो सम्मान, मूल्य और व्यावसायिकता पर आधारित है। तो ऐसा कौन सा एक मूल है व्यवसाय का, तो वो हमारा वर्क प्लेस एटिकेट होता है। कौन सा होता है, वर्क प्लेस एटिकेट होता है, यानी कार्यस्थल शिष्टाचार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है कि GPS की फुल फॉर्म बताइए। GPS की फुल फॉर्म आपको पता होगी ही। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, सारे ऑप्शन सेम दे रखे हैं लगभग, ये तो हमारे होंगे नहीं। ये देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दे रखा है और ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम दे रखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नियमित गैर ऐप आधारित गिग इकोनॉमिक जॉब का अवसर कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर बोला है गैर ऐप। गैर ऐप का मतलब क्या है, जो ऐप नहीं है। क्या स्विगी एक ऐप है, आप कहेंगे है। उबर एक ऐप है, तो आप कहेंगे है। डुंजो एक ऐप है, लेकिन होम कैटरिंग क्या कोई ऐप है, नहीं है ना। तो इसने बोला था गैर ऐप, यानी जो ऐप नहीं है, है ना, नॉन ऐप। यहाँ पर लिखा है ना नॉन ऐप, तो वो आपको यही ढूंढना है कि कौन सा ऐप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैर ऐप मतलब होम कैटरिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिज्यूमे शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जो रिज्यूमे ना वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समरी। समरी बोले तो संक्षेप, है ना।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कार्य क्षेत्र पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है, ये आपको बताना है। यानी जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कह रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं। तो जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो वहाँ पर लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है ना। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे आप मान लीजिए अपनी जनरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सभी जो आपके सहपाठी जो काम आपके साथ कोवर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनसे आप एक बेस्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इसलिए ये काम करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं। तो जो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप जानते हैं क्या उससे हमें फाइनेंशियल सर्विस मिलती है या गवर्नमेंट स्कीम मिलती है? नहीं। क्या उससे हमें केवल पुस्तकें मिलती हैं, बुक्स वगैरह रीडिंग मटेरियल मिलता है? ऐसा भी नहीं है। केवल नौकरियां मिलती हैं? ऐसा भी नहीं है। हमें वहाँ पर कोर्स भी मिलते हैं, स्किल सेंटर भी मिलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और भी बहुत चीज़ें हमें वहाँ पर मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार एटिकेट क्या है? यानी एटिकेट मतलब शिष्टाचार। तो कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या कहलाता है, क्या होता है? तो यहाँ पर गॉसिपिंग करना या फिर यहाँ पर सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक मतलब कैजुअल तरीके से बात करना, या फिर कार्य के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार, या फिर उचित व्यवहार और कार्यस्थल। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यानी जो वर्क प्लेस एटिकेट होता है ना, उचित व्यवहार आपका होना चाहिए और कार्यस्थल व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म आपके साथ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और आपको कहीं पर भी डाउट लगता है ना, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वहाँ पर आप क्वेश्चन का नंबर डालेंगे। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी का मान लीजिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो इस तरह से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वेब ब्राउजर की बात कर रहा है, तो आउटलुक एक्सप्रेस वेब ब्राउजर है? नहीं। हॉटमेल ये भी नहीं है। फेसबुक ये भी नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी है ना, इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो एलिमिनेशन मेथड से ही हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, जब कोई व्यक्ति नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराता है। उस समय वह क्या कर सकता है? यानी मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, उसने नई ज्वाइनिंग करी है कंपनी में, और उसे जो टैबलेट मिली है डिजिटल टैबलेट, वो इसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, घबरा रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? अपना दिमाग खुला रखकर और अपने कोवर्कर्स के उसे बोलना चाहिए कि मुझे सिखा दीजिए, या फिर उसे कहना चाहिए अपने कोवर्कर से सभी डिजिटल काम कराने के लिए कहना चाहिए। ऐसा तो वो नहीं करेगा कि उसका काम वो स्वयं ही करेगा, है ना। वह नौकरी छोड़ देगा। अब इतनी सी बात के लिए कौन नौकरी छोड़ता है ना। या फिर उसके मैनेजर से शिकायत करेगा। अब ऐसा तो है नहीं, उसे डिजिटल टैबलेट चलानी नहीं आ रही है, तो अगर उसने मैनेजर से शिकायत की तो वो वैसे ही फायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसे डिजिटल टैबलेट नहीं चलानी आ रही, तो वो करेगा क्या ना, अपने जो उसके कोवर्कर्स होंगे ना, जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लेगा, कहेगा कि मुझे थोड़ा सा सिखा दीजिए, और अपना दिमाग खुला रखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है? यानी मान लीजिए आपकी एक टीम है 4-5 लोगों की, उसमें से किसी एक बंदे ने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, तो आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को दोष देना, और जिसने गलती की अब उसे आप दोष देंगे, ये भी सही नहीं है ना। चर्चा करना और उसका समाधान ढूंढना, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए गलती हो गई तो हो गई, है ना। अब उसे सुधारा जा सकता है, अब उसे डांटने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो करना क्या है? चर्चा करना है और उसका समाधान ढूंढना है। इसमें क्या कह रहा है? इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतजार करना, आप कोई दूसरा आएगा उसे सुलझाएगा। तो अपनी 4-5 लोगों की टीम है, तो हम खुद ही कर सकते हैं ना। क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना, तो ऐसा भी नहीं करना है, वरना आपकी टीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए गलती हो गई तो हो गई, अब उसे हमें समाधान करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है। अब अच्छा कार्यस्थल कौन सा है? समय पर ऑफिस नहीं पहुँचना, आपको टाइम पर ऑफिस पहुँचना होता है ना। अगर आप लेट होंगे तो वैसे ही ये अच्छा कार्यस्थल नहीं माना जाएगा, है ना। कौशल, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, ये भी गलत बात है ना। आप अपने जॉब टाइम पर फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, ये भी तो गलत है ना। डेस्कटॉप पर बार बार टैप करना, ये भी गलत बात है ना। आप दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। कार्यस्थल को एक साफ़ सुथरा बनाए रखना, ये एक अच्छा कार्यस्थल कौशल होता है, क्योंकि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं? स्वरोजगार कैसे बनते हैं? स्वरोजगार बनने के बारे में सोचकर, अब देखिए सोचने से अगर सब कुछ होता तो आजकल हर कोई अपने सपने पूरे कर चुका होता है ना, लेकिन सोचने से ही नहीं होता है, हमें करना होता है ना, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। इसके बाद अपने विचारों को छोटे पैमाने पर ट्राई करके शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई बिजनेस प्लान आया तो मैं करूँगा क्या, उसे पहले छोटे पैमाने पर करूँगा, है ना। छोटे पैमाने पर करने से क्या होगा, मान लीजिए लॉस भी हो जाएगा तो छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, है ना। और मैं करूँगा क्या, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स होगा तो उसमें मैं दाखिला ले लूँगा या फिर उसमें ज्वाइनिंग कर लूँगा, है ना। किसी कंपनी में काम करके, तो देखिए काम करके आप ये नहीं कर सकते, वो तो एक जॉब हो गई ना। MBA कोर्स में शामिल होकर, तो MBA कोर्स से भी कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यानी आपको कोई स्वरोजगार बनना है ना, तो सबसे पहले आप अपने आइडिया को छोटे पैमाने पर लगाएं, अगर वो सही चल गया तो उसे धीरे धीरे बड़ा करें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछेंगे। यानी मान लीजिए आप लर्निंग कर रहे हो, किसी भी चीज़ की लर्निंग कर रहे हो, जैसे अभी आप ITI ही पढ़ रहे हो, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अपने आप से कैसे प्रश्न पूछेंगे। यह बहुत कठिन है, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे, है ना। ये मेरे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा आप कहेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। यह समय की बर्बादी है, ऐसा भी आप नहीं कहेंगे, है ना। आप कहेंगे कि मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। आप ये अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ, कैसे ITI CBT एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स ला सकता हूँ, है ना। तो ये आपको सोचना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन आपको डीमोटिवेट करेंगे, है ना। आपको ये पॉजिटिव चीज़ सोचनी है कि मैं कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकता हूँ। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि Naukri.com, यदि आप Naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, Naukri.com पर सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर 10 नौकरियाँ और आपने बिना देखे 10 के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है ना। उन सभी शहरों का चयन करेंगे जहाँ पर नौकरियाँ हैं, या फिर नौकरी विवरण के साथ कौशलों का मिलान करेंगे, या फिर नौकरी विवरण पर ध्यान न देंगे। तो देखिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपको क्या क्या करना होगा अपनी जॉब में, है ना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना ज़रूरी होता है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कह रहा है नौकरी के विवरण के साथ अपनी स्किल का मिलान करना। अब जैसे मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रीशियन है ना, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, अगर उसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन का काम, वहाँ पर बोला गया है कि वायरिंग वगैरह करनी है, ये सारे काम है, तो आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी स्किल को मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे और आपकी जॉब भी लग जाएगी, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा नहीं है कि 10 नौकरियाँ हैं तो 10 के लिए अप्लाई करना, तो वहाँ पर आपको रिजेक्शन ही मिलेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर रिसोर्स संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं। यानी जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर जो रिसोर्स संबंधित जो आपकी रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, कम ऑपरेटर नहीं होती है, कम मशीनों के लिए अधिक जगह ये नहीं होता है, जबकि मटेरियल एवं स्थान की कमी होती है। किसकी शॉर्टेज होती है, मटेरियल और स्थान की। तो हमारा क्या होता है, कार्यस्थल प्रॉब्लम होती है एक हिसाब से, जो हमारा रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आप एक मशीन ऑपरेटर हैं, मान लीजिए आप एक मशीन ऑपरेटर हैं और आपकी मशीन क्या अच्छे से काम नहीं कर पा रही है ना, और तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समस्या का कारण और उसे हल करने के लिए उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए दोष के लिए किसी को दोष देना चाहिए, यानी दोष के लिए किसी को दोष देना चाहिए, ये गलत है कि मशीन किसी से ख़राब हो गई आप उसे दोष दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसे इग्नोर करना चाहिए। देखिए मशीन ख़राब हो गई है और आप एक मशीन ऑपरेटर हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप मशीन को ठीक करें, है ना। तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, मशीन को हाइड कर देना चाहिए। हम मशीन को आप छुपा देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि आप एक मशीन इंजीनियर हैं, मशीन ऑपरेटर हैं, तो आप मशीन सही करना जानते ही होंगे। तो आपको क्या करना है, मशीन को समाधान करना है ना, समस्या का कारण और उसे हल करने के लिए प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन जॉब्स क्या है। अब ग्रीन जॉब्स का मतलब ये नहीं कि हरी नौकरी, है ना। यहाँ पर ग्रीन जॉब का मतलब होता है जो पर्यावरण की रक्षा करती है ना। तो देखिए ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, जॉब्स जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा।
जॉब्स जो बेस्ट सेपरेशन और रिसाइकलिंग को अनदेखा करती है। और ग्रीन जॉब कलर देखिए यहाँ पर आगे ना जॉब ग्रीन कलर में शेयर की गई, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, यही आपको लगाना है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, जो कि हमसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में उद्यमी का पता लगाएं। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन। अब फेमस बिजनेसमैन कौन है? आनंद महिंद्रा, है ना। आनंद महिंद्रा का नाम आपने सुना ही होगा। तो वो एक क्या है, वो आपके फेमस बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है करियर ग्रोथ और के लिए हमें बनने की ज़रूरत है, यानी करियर ग्रोथ के लिए और हमें बनने के लिए क्या ज़रूरत है, यानी दो यहाँ पर चीज़ें भरी जाएंगी यहाँ पर रिक्त स्थान में। तो कौन कौन सी होंगी? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए करियर ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थायित्व के लिए हमें न्यू स्किल, है ना, न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत है ना, बनाने की ज़रूरत है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी तो दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो डैम्स दिया है ना, तो ये आपका नहीं होगा। न्यू स्किल और ये सस्टेनेबिलिटी वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरकर एक सार्थक शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। CTS एग्जामिनेशन मतलब CTS ITI को ही कहते हैं ना। तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, मनोज को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना, है ना, अपना CTS का एग्जामिनेशन का हॉल टिकट दिखाओ, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। सबसे पहली बात, मनोज क्या है, मनोज लड़का है ना, बॉय है। तो इसके लिए क्या हर तो यूज़ में होगा नहीं, क्योंकि हर तो हम लड़की के लिए यूज़ में लेते हैं। तो जहाँ भी आपको हर दिख रहा है ना, तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे इस तरह से। तो बचा एक ही आपका, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें देखिए क्या है, हिम और हिज, पहले हिम आएगा उसके बाद हिज आएगा। यानी मनोज को, यानी प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और कहा कि अपना हॉल टिकट मुझे दिखाओ, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि काम करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना, है ना। काम के लिए एक ही जगह, ये तो आपका नहीं होगा। घर से काम करना, ये भी नहीं होगा। एक ही शहर में नौकरी बदलना, ये भी नहीं होगा। नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। यानी बायोडेटा किसे कहते हैं? रिज्यूमे को कहते हैं, CV को कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। वर्क, संपर्क जानकारी और शैक्षणिक विवरण और कौशल या कार्य अनुभव, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिज्यूमे में शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन देखिएगा, तो इसमें कह रहा है बचपन की यादें, सपने, जी ये हम रिज्यूमे में नहीं डालते हैं। दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में, ये भी नहीं डालते हैं ना। शौक, पसंदीदा भोजन, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप एलिमिनेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर जाने की योजना बना रहा है, तो उसे क्या करना होगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप आप क्या कर रहे हैं, काम के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, जाने की यात्रा करने और रहने का कितना खर्चा आएगा, अर्न और सेव कितना कर पाएंगे, ये सारे डाउट आएंगे ना आपके अंदर कि वहाँ पर हम जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, रहेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और वहाँ पर हम कितना कमाएंगे और कितना सेव करेंगे, ये सारी डाउट्स आएंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप, यानी आप हमेशा लर्निंग करते रहते हैं ना, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। जीवित रहने से तो कोई रिलेशन नहीं है ना। ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे, ये भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। प्राप्त करें, PhD करने से कोई लाइफ लॉन्ग लर्नर हो जाता है, नहीं। आप जो है अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर कहते हैं। अगर कोई अपने ज्ञान को बढ़ाते रहता है हमेशा, है ना, जोड़ते रहता है कुछ ना कुछ, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग लर्नर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी एक ऐप आधारित, है ना, यहाँ पर कह रहा है ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए लोगों को मदद करती है ना। तो वो हमारे कौन सी है, स्विगी। स्विगी क्या है, ऐप है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर परमानेंट एम्प्लॉय या फिर होम कैटरिंग, ये कोई ऐप थोड़ी है। ऐप आपका सिर्फ स्विगी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, स्विगी क्या करता है, एक पार्ट टाइम, गिग का मतलब, गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि पार्ट टाइम जॉब, है ना। तो ये स्विगी क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब के रूप में रोजगार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप जो है फॉर्मली
लिए अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपके उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। अपनी विशेषताओं को दिखाने के लिए, या फिर इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए, या फिर आई कांटेक्ट बचने के लिए, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्कूल को दिखाने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इन्वेस्टर की चिंताओं को समझना, है ना, और उनकी प्लान, उनका विश्वास जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टर को जो है ये विश्वास नहीं दिलाओगे कि आपका फ़ायदा होगा, है ना, तब तक वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास कौन सा है ना। ग्रीन माइंडसेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कचरे को अलग करें और पुनर्चक्रित करें। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पर्यावरण, देखिए ग्रीन माइंडसेट वो होता है जो पर्यावरण की रक्षा करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ग्रीन जॉब पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है ना, और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक कोई व्यक्ति है ना, मशीन ऑपरेटर है, और अचानक किसी समस्या का सामना उसे करना पड़ जाता है, लेकिन वह क्या करता है? तुरंत, है ना, उस काम को करने का दूसरा तरीका भी ढूंढ लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? बैग का रंग कहते हैं। बैग से तो कोई मतलब ही नहीं है। विभिन्न बैग की डिज़ाइन या फिर बैग के लिए मटेरियल चुनना, या फिर विद्यार्थी से बैग का टेस्ट कराने को कहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, विभिन्न बैग की डिज़ाइन प्लान करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर दिया है मशीन ऑपरेटर, है ना, तो यहाँ पर बैग का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बैग ऑपरेटर होता, या फिर जो बैग बनाने वाला जो मशीन ऑपरेटर है यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों आवश्यक है। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उस पर विचार करना क्यों आवश्यक है। इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, या फिर ये अच्छा टाइम पास है, या फिर इससे लिखावट में सुधार होता है, या फिर सभी कर रहे हैं। तो ये तो कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इससे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है। यानी कोविड-19 अभी चला था, तो उसके महामारी के बाद, है ना, कार्यस्थल जो वर्क प्लेस है वो कैसा दिखता है, ये आपको बताना है। क्या खाली दिखता है? क्या कम उत्पादन है उसमें? क्या कम कर्मचारी हो गए हैं? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। घर और ऑफिस के काम मिक्स हो गए हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है ये मिक्स हो रखा है पूरी तरह से, कि कुछ लोग तो घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, तो ये मिक्स हो रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत काम को करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है, तो उसे क्या कहेंगे। अब देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए हैं, अडॉप्टेबिलिटी या फिर इंटीग्रिटी या फिर सिंसियरिटी या फिर ऑनेस्टी। तो देखिए ऑनेस्टी और ये तो नहीं होगा, अडॉप्टेबिलिटी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी। फिटर जॉब की ज़रूरत है, या फिर फिटर पद हेतु आवेदन और आपका नाम आ जाएगा, या फिर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता, या फिर नई नौकरी के लिए आवेदन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फिटर की जॉब की ज़रूरत है, ये आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फिटर पोजीशन योर नेम आ जाएगा। यानी फिटर पद के लिए आवेदन आप कर रहे हैं और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी को वर्कर, है ना, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्जेशन में दी गई जानकारी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो किसी के घर के बारे में पूछना है ना, तो वो इनफॉर्मल ही बताएगा, अपने घर के बारे में पूछना, है ना। तो अगर आप किसी कोवर्कर से उससे घर के बारे में पूछ रहे हैं कि घर पर सब ठीक है, कैसा चल रहा है ना, तो ये क्या, ये आपका इनफॉर्मल कन्वर्जेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमसे कह रहा है किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो गई, तो आप क्या करेंगे। अपनी गलती को जानने के लिए किसी और का इंतज़ार करेंगे या फिर गलती के लिए टीम के सदस्यों को दोष दे देंगे। ये तो गलत है ना, आपने गलती करी है और आप दूसरों को दोष दे रहे हैं ना। गलती को नज़रअंदाज इग्नोर भी नहीं कर सकते। गलती के बारे में अपने बॉस को बताना ये बिल्कुल सही है ना। देखिए आपने गलती करी है तो आप अपने बॉस को बताएंगे, हालांकि थोड़ी बहुत डांट वगैरह पड़ जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। या फिर आपने ईमानदार हो जाएंगे, है ना, जिससे कि आपने गलती करी भी है तो आप बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर आप छिपाएंगे तो कभी ना कभी वो गलती पकड़ में आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है एक साथ अच्छा काम करने का मतलब क्या होता है। यानी एक साथ अच्छा काम कर रहे हैं, यानी बी फ्रेंडली विद ऑल, सबसे साथ यानी सबके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, ये आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका मिलन समारोह में भाग लेना, या फिर कोई गलती नहीं करना, या फिर विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना, ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। इससे क्या होता है, आप जो है एक साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, विचार साझा कर सकेंगे, सुनेंगे दूसरों की बातें और साथ में मिलकर समाधान भी खोज सकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है। तो जो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास होता है, तो वो कैसा होता है। तो क्या उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, या बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं, या फिर ईगो, या फिर नेगेटिव क्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए ईगो भी नहीं होता है, उसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ भी नहीं होती हैं, और वो जो है फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी जो क्वालिटीज़, यानी उसके पास क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, हमेशा वो पॉजिटिव ही सोचता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आप डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने के लिए कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। आप एक डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करके कोई काम को बेहतर कर सकते हैं, है ना। उसका एक विचार यानी एक आइडिया लेकर के आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में सभी को बता देना चाहिए, या फिर अपने आइडियाज़ को लिखकर सुरक्षित कर लेना चाहिए, या फिर दूसरे आइडिया के बारे में सोचना चाहिए, या फिर यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना। बिल्कुल सही। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप सभी को बताते फिर रहे हैं ना, या फिर आइडिया को लिखकर सुरक्षित, लिखने से कुछ नहीं होगा, उसे अप्लाई करना होगा। या दूसरे आइडिया, जब आपके पास एक अच्छा आइडिया आ गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसे अप्लाई करेंगे, और अगर ये काम करता है ना, टेस्ट करेंगे, अगर ये काम करता है तो उसे अप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार है। यानी कौन सा एक अच्छा आपका कार्यस्थल शिष्टाचार है, वो आपको बताना है। तो फ़ोन पर साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं, है ना, तो सबसे पहले तो अपना फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। फ़ोन साइलेंट करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्कशन में एक्टिव रूप से भाग लेना है, यानी सक्रिय होकर भाग लेना है, सक्रिय रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो उसका बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है ना। बिजनेस प्रॉफिट डिटेल, या फिर उसके बिजनेस का केवल आइडिया और नाम, या फिर व्यवसाय के बारे में चुनौतियों के साथ उसका समाधान भी। बिल्कुल सही। देखिए आपको बिजनेस में बैंक लोन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्यवसाय के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिज़ाइन के बीच डेटा का आदान प्रदान, है ना, किस वायरलेस तकनीक से किया जाता है। तो वो किससे होगा, वायरलेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ब्लूटूथ से होगा, है ना। ब्लूटूथ से क्या होता है, वायरलेस तरीका होता है और कम दूरी पर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करेंगे, यानी ईमेल कैसे शुरू करेंगे कंपनी को भेजना। नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं ना, तो शौक के बारे में एक छोटी कहानी लिखना, ये भी नहीं होगा। पसंदीदा फ़ोटो, ये भी नहीं होगा। एक स्पष्ट विषय पर पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना,
या फिर चुटकुला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसमें बोल रहा है कि एक स्पष्ट विषय, सबसे पहले एक सब्जेक्ट बताइए आप उन्हें कि किस सब्जेक्ट पर ईमेल है। इसके बाद विनम्र निवेदन, है ना, आपको पोलाइट ग्रीट करना है। उसके बाद शुरू करना है कि आप किस बारे में ईमेल लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि हमसे कह रहा है एक व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग करने के लिए हमेशा नए तरीके आजमाता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम आइडिया पर्सन कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपशिष्ट पदार्थ जो कि यूजलेस जो होते हैं ना मटेरियल, तो उनको क्या कर रहा है वो उसके दिमाग में आइडिया आते हैं और वो उसे रिसाइकल कर लेता है, उसे दोबारा यूज़ में ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम आइडिया पर्सन कहेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि हमसे कह रहा है कि एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को पालन करता है, तो वो कौन करता है? पर्यावरण के अनुकूल बात कर रहा है ना, और ब्यूटी पार्लर की स्टाफ है ना। तो देखिए प्लास्टिक के दास्ताने, तो प्लास्टिक के दास्ताने तो नहीं पहन सकते, है ना। कंज्यूमेबल वस्तुओं का पुनः उपयोग, या फिर गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, और हाँ ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें क्या कह रहा है, देखिए गैर प्लास्टिक सामग्री मतलब वो प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग नहीं करता है, और इस पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे को निपटान भी करता है। बिल्कुल से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है और पर्यावरण की रक्षा हो रही है ना। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको क्या करते हैं, आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, ये क्या कर रहा है, आपको जो कंपनी और प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट, ये किसके उदाहरण है? तो ये मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, इनका मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास नाइफ़ है ना, ये मेरे पास नाइफ है, तो कहते हैं ना नाइफ बहुत शार्प है, यानी बहुत तेज़ है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी शार्प ने क्या किया, नाइफ़ की विशेषता बताई, यानी कि ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक अच्छा विषय चुनने का क्या अर्थ है? यानी अगर आप एक अच्छा विषय चुनना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे फिर निर्णय लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारीकी से देखना फिर निर्णय लेना। चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है? ग्रीन माइंडसेट का मतलब होता है पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है? तो भाई जाहिर सी बात है, आप कोई सैलरी थोड़ी लिखते हैं अपने रिज्यूमे में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं और ये महत्व नहीं रखती है, तो इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, नहीं बोल रहा है, यानी भीम ऐप, यूपीआई क्या है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, गूगल पे भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, बैंकिंग एप्लीकेशन जो आते हैं ना वो भी एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप होते हैं। लेकिन क्या इंस्टाग्राम कोई पेमेंट ऐप है? नहीं, उस पर हम तो रील देखते हैं, है ना, पोस्ट करते हैं, तो ये आपका एक अलग ही सोशल मीडिया ऐप हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहां आप देश के सामने मौजूद कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्टार्टअप इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्टअप इंडिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिग इकोनॉमी इज़, गिग इकोनॉमी क्या है, यानी गिग अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको कार्य का एक सिस्टम, जहां पर आप पार्ट टाइम के रूप में काम कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गिग इकोनॉमी यानी गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव से प्रभावित हो रहा है, तो वो कौन प्रभावित हो रहा है? भाई कार्य का जो फ्यूचर है, कार्य का भविष्य है, वही तो इफेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ वर्क। यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से आपको क्या करना चाहिए? यानी कि कार्यस्थल पर आप कोई विकल्प चुनने वाले हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले विवरणों को देखना चाहिए, है ना, जो डिटेल्स दे रखी हैं उसे देखो, फिर इसके बाद दूसरों के विचार लो, है ना, दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उन्हें लो, इसके बाद आप चूज़ करो, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील। तो ये मैंने जितने भी नाम लिए ना, ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ये सिर्फ नाम है किसी चीज़ का, है ना। टेबल किसी चीज़ का नाम है, सॉकेट किसी चीज़ का नाम है ना, हथौड़ा किसी चीज़ का नाम है, तो ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और
सफलता मिलने पर हार न मानना, तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो आपकी ग्रिट है। क्या है? ग्रिट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। ये कोई आत्मविश्वास या सेल्फ अवेयरनेस या फिर स्वतंत्र निर्णय लेना नहीं है, ये आपका ग्रिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी स्थान पर परिस्थितियों जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं क्या कहलाती हैं? ऐसी किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के व्यवहार या फिर विकास को प्रभावित करें, है ना, तो वो क्या कह रहा है भाई? एनवायरनमेंट कहलाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आप किस रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि अगर आपका जो आसपास का माहौल अच्छा है ना, आप सही एनवायरनमेंट में ढले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे बनेंगे, और अगर गलत एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं तो गलत बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, यानी आप ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास लैपटॉप, प्रिंटर या फिर डेस्कटॉप की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ईमेल अकाउंट, क्योंकि अगर आपके पास ईमेल अकाउंट ही नहीं होगा तो क्या आप ईमेल पर कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं, है ना। तो सबसे पहले आपके लिए ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी, जैसे मान लीजिए आपको ही ये बिज़नेस खोलना है, छोटा बिजनेस खोलना है, तो आपको धन की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, है ना? आप क्या करेंगे? उपयुक्त जो इन्वेस्टर होगा उससे मिलेंगे, है ना। मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेंगे, है ना। जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो उनसे आप मिलेंगे जिससे कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेख होना ज़रूरी है ना। तो शिक्षा का विवरण या फिर अपेक्षित वेतन अपेक्षाएँ या फिर भूमिका के लिए उपयुक्त कारण या फिर शौक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा, क्योंकि आप एक रीज़न देंगे, है ना। आप एक रीज़न देंगे सूटेबल फॉर द जॉब रोल, है ना। आप ये बताएंगे कि मैं इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हूँ, तो एक रीज़न देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब हमें फैक्ट्री में उत्पादक को पैक करने का एक तेज़ तरीका मिल जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। हमें उत्पादक को तेज़ से पैक करने का ऑप्शन मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे कोवर्कर्स को तुलना में उत्पादों को तेज़ी से पैक करेंगे, या फिर अपनी टीम के साथ तेज़ी से पैकिंग विधि शेयर करेंगे, या फिर टीम जिस तरह पैकिंग कर रही है उसी तरह पैकिंग जारी रखेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक नया आइडिया है जिससे हम पैकिंग को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं ना। मेथड को सीक्रेट रखना, तो सीक्रेट भी नहीं रखना, है ना। अपनी टीम के साथ तेज़ी से पैकिंग विधि शेयर करना, या फिर हमारे कोवर्कर्स की तुलना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप अपनी टीम के साथ वो मेथड शेयर करेंगे जिससे कि आपकी टीम एक बेहतर तरीके से फास्टली जो है आपके जो उत्पाद है उन्हें पैक कर पाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल स्किल इंडिया डिजिटल क्या है? तो वो आपका सीखने और करियर संसाधन और एक मंच है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई मूवी या फिर ट्रेड का नाम या फिर सरकारी कार्यालय नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, एक टीम में जहाँ सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए, है ना। एक ऐसी टीम है जहाँ पर सदस्य के विचार अलग अलग आ रहे हैं, है ना, असहमति आ रही है ना, डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? बिना किसी चर्चा के विचार चुनना चाहिए, या फिर उन्हें बहस करने दीजिए, या फिर किसी और से निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए, या फिर दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी सहमत कराने पर तरीका खोजना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए सभी दोनों विचारों पर, जैसे दो या दो से ज़्यादा विचार आ रहे हैं, उन सभी को आपको चर्चा करना चाहिए और सभी को सहमति कराने पर तरीके को खोजना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होगा। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पर सभी कर्मचारी कुशल तरीके से काम कर रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अधिक आउटपुट मिलेगा और अधिक प्रॉफिट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि सहकर्मी कोवर्कर किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो भाई आपको फील करना चाहिए कि ये सही नहीं है ना, क्योंकि गॉसिप करना सही नहीं होता है एक कार्यस्थल पर, है ना। बिहेवियर, अनुचित बिहेवियर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जहाँ आप किसी की कॉपी को भेजना चाहते हैं, है ना।
यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल कहाँ पर जोड़ेंगे, जहाँ जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। तो हम टू में करेंगे, है ना। टू लिख करके आता है ना टू। अब जहाँ पर भी ईमेल है @ आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी ईमेल एड्रेस है ना। तो टू के बाद डालते तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। CC क्या होता है, BCC और सब्जेक्ट ये अलग चीज़ हो गई, जो कि मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है। तो ये आपको बताना है। कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना, या फिर काम चुनौतीपूर्ण होने पर तनावग्रस्त हो जाना, या फिर आसान कार्यों का चयन करना, या फिर कार्यस्थल नियमों का पालन न करना। तो ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कुछ गलत हो जाने पर भी हार ना मानना, क्योंकि आपसे कुछ गलत भी हो गया फिर भी आप हार नहीं मानना, उस काम को करते जा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यदि डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग, है ना, आपका पहला डिज़ाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप एक डिज़ाइनिंग थिंकिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग थिंकिंग का आपका पहला डिज़ाइन काम नहीं कर पाता, तो आप क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। कोई और डिज़ाइन ख़रीदना चाहेगा या फिर कुछ और बनाना चाहिए, ये आपके नहीं होंगे। फीडबैक मांगना, सबसे पहले आप फीडबैक मांगिए कि कैसा लग रहा है ना, कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए और सुधार करने का प्रयास करिए। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइग्रेशन, है ना। काम के लिए स्थानांतरण का क्या अर्थ है। माइग्रेशन किसे कहते हैं भाई, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, वही तो आपका माइग्रेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार है, तो आपको बताना है जो वर्क प्लेस एटिकेट है वो कौन सा है। देरी करना, भाई काम पर आप लेट आ रहे हो तो ये उपयुक्त शिष्टाचार थोड़ी होगा, है ना, ये वर्क प्लेस एटिकेट तो है नहीं। व्यवधान डालना या फिर ऊंची आवाज़ में बात करना, तो ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। समय का पाबंद होना, यानी समय का पाबंद होने का मतलब क्या होता है, टाइम पर उपस्थित होना, है ना। अगर आपके टाइमिंग है 8 बजे आपको जॉब पर आ जाना है, तो मतलब आप 8 से पहले ही आ जाएंगे, है ना। तो ये होता है समय का पाबंद होना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई घर में बने उत्पाद को बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। यानी अगर कोई घर में अपना कोई उत्पाद बना रहा है और उसे वो बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बिना किसी बदलाव के वही काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दुकानदारों को ढूंढे और उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए, या फिर व्यवसाय बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिए। हमें वेट नहीं करना है, केवल उसके पड़ोसियों को बेचना। तो ऐसा अगर वो करेगा तो कहाँ ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि कह रहा है कि दुकानदारों को ढूंढना है और उनके साथ क्या करना है, मार्केटिंग बनाना है ना। जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपसे कह रहा है यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लड़का है जो कि अपना काम समय से नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई स्ट्रगल कर रहा है, उससे काम नहीं हो पा रहा है, और आप यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। तो कार्यकुशल ना होने के कारण आलोचना वगैरह नहीं करनी है ना, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो वो और काम छोड़कर भाग जाएगा। उनके स्टाफ को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट, बिल्कुल सही। उनका स्टाफ कम होगा, जाहिर सी बात है, तभी वो काम नहीं कर पा रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या करेंगे, उनके स्टाफ को पूरा करने के लिए क्या करना है, उसको हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि उनके योगदान की कमी के बारे में। अब देखिए उनकी कमी आप बताएंगे और सुपरवाइज़र को, है ना, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसके बाद कह रहा है कि संघर्ष को नज़रअंदाज, इग्नोर भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका टीम का मेम्बर है, तो उसका काम करना आपका फ़र्ज़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। सोशल नेटवर्किंग साइट की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, आपकी फेसबुक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। मीटिंग के दौरान दूसरों के बीच में रोकना। देखिए उचित व्यवहार बोल रहा है ना, अनुचित बोलता तो ये सही हो जाता, लेकिन उचित बोल रहा है तो उचित तो ये नहीं है ना। फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, या फिर नियमित रूप से काम में देरी होना, तो ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। आप जहाँ पर काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको साफ़ सफाई बनाए रखनी होती है, तो वो एक अच्छा वर्क प्लेस एटिकेट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका एक अच्छा बिहेवियर होता है जो कि आपके वर्क प्लेस को साफ़ सुथरा रखता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपने ITI
पूरा होने के पर नौकरी पाने के लिए पहला कदम क्या होगा। यानी आपने अपनी ITI पूरा कर लिया है ना, इसके बाद आप नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो पहला कदम आपका क्या होगा। नौकरी के लिए आवेदन करेंगे या फिर काम के लिए रिपोर्ट करेंगे या फिर नौकरी के लिए पेशकश की प्रतीक्षा करेंगे या फिर ज्वाइनिंग लेटर का इस्तेमाल करें। तो आप क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, आपने ITI पूरा कर लिया है तो आप घर पे तो बैठेंगे नहीं, आप नौकरी करेंगे। तो नौकरियों के लिए आवेदन करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप नौकरी के लिए आवेदन करेंगे और उससे भी पहले आपको क्या करना होगा, रिज्यूमे बनाना होगा, है ना। रिज्यूमे बनाने के बाद कवर लेटर के बाद आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, देन जाकर आपकी जॉब लगेगी। तो ये एक पूरा सिक्वेंस होता है ना, इसे सिक्वेंस से ही करा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवहार के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जब भी पूछें तो मौखिक रूप से बताएं। भाई मौखिक रूप से आप नहीं बता सकते, है ना। आप अपने व्यवसाय के बारे में बता रहे हो तो आपको डिटेल्स में बताएंगे, टाइम लगेगा, है ना। तो एक कागज़ के टुकड़े पर लिख कर भी नहीं देना है ना। गूगल पर सर्च करने, गूगल पर भी नहीं करवाना है सर्च, उन्हें क्या करना है, अपना बिजनेस कार्ड, जो बिजनेस कार्ड होता है ना, वो आपको दे देना है, बस बात खत्म, है ना। आप अपने बिजनेस कार्ड को अपने पास रखें, जो भी नया बंदा मिल रहा है उसे आप बिजनेस कार्ड देंगे तो उसे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपके बिजनेस के बारे में कि आपका क्या काम है, कैसा है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रोल मॉडल्स, पीपल टू फॉलो देम, यानी रोल मॉडल्स क्या होते हैं। रोल मॉडल से क्या होते हैं भाई, लोग इंस्पायर होते हैं। क्या होते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट या फिर एलिवेट या फिर इंटरेक्ट नहीं होंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, रोल मॉडल से इंस्पायर होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक पूर्णतः नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक नया कौशल आप सीख रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, सेमी स्किल, री स्किल या स्किल वर्कर या फिर अप स्केलिंग। तो उसे हम कहेंगे री स्केलिंग। क्या कहेंगे, री स्केलिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है सर्च इंजन क्या है। तो भाई सर्च इंजन इनमें से क्या है, फ्लिकर, फेसबुक और हॉटमेल, ये तो है नहीं। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। यानी यहाँ पर आपको बताना है, जो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक स्वरोजगार यानी खुद का बिजनेस वाला एक विचार है, वो आपको बताना है। फ्रीलांसिंग, टेलरिंग सर्विस या फिर बुटीक ऑनर या फिर होम कैटरिंग। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, स्वरोजगार विचार हैं। यानी आप बुटीक भी खोल सकते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग सर्विस खोल सकते हो या फिर होम कैटरिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान तक पहुंचने के लिए हम का फॉलो करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन या फिर रिमार्क या फिर डिस्टेंस। तो कभी ना कभी आपने भी गूगल मैप्स का यूज़ करा होगा। तो गूगल मैप से हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्शन का पता लगाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन, है ना। पहुंचने के लिए यानी किसी स्थान तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उचित वर्णनात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। देयर इज़ वाटर स्कैरिसिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज़। एरिया कैसे होंगे वहाँ पर, ड्राई होंगे, है ना, ड्राई होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वरोजगार से क्या लाभ है। यानी स्वरोजगार से क्या लाभ है, अपने काम में से सीधे कमाई या फिर काम के लिए निश्चित घंटे। अब देखिए अपना बिजनेस है तो उसके लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। अपने कार्यों पर लिमिटेड कंट्रोल नहीं बल्कि आपका फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि आपका बिजनेस है वो, है ना। मासिक वेतन भुगतान, आप जो है यहाँ पर मंथली पेमेंट आपको नहीं मिलेगी बल्कि आप उसके खुद ऑनर है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो उसका मतलब ये कि आपका खुद का काम है। तो इससे कह रहा है डायरेक्ट अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, यानी अपने काम से सीधे कमाई, है ना, वही आपका स्वरोजगार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बायोडेटा होना चाहिए। बायोडेटा कैसा होना चाहिए, एंक्रोनियम और एरिवेशन होना चाहिए या फिर लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए या फिर बोल्ड और रंगीन होनी चाहिए या फिर लघु और सटीक। देखिए ये आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल बेहुदा हैं। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो आपका बायोडेटा है ना, मतलब जो आपका रिज्यूमे है वो शॉर्ट एंड सिंपल यानी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट्स का उत्तर देने का कारण क्या है ना। आप अपने वीडियो, जैसे हम ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे है ना, फिर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो कमेंट का उत्तर देने का हमारा क्या कारण है ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे दर्शक को जुड़ाव महसूस करें, या फिर अधिक मित्र प्राप्त करने के लिए, या फिर अधिक वीडियोस प्राप्त करने के लिए, या फिर इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, हम रिप्लाई इसलिए करते हैं जिससे दर्शक को जुड़ाव महसूस कर सके। जैसे आप देख रहे हैं वीडियोज़, आपको कोई डाउट आया, आपने हमें कमेंट किया है ना, और हमने आपको रिप्लाई कर दिया, आपका डाउट क्लियर हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको बोलता हूँ ये कमेंट कर देना। कोई भी आपको डाउट लगे, जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे, तो अभी के अभी कमेंट कर देना, सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समय की पाबंदी का क्या अर्थ है। समय की पाबंदी का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पोलाइटनेस या फिर इनफॉर्मल या फिर मशीन पंचिंग, ये नहीं होगा। राइट आंसर भाई समय पर होना। समय पर होना ही क्या होता है, समय की पाबंदी होता है। यानी कहते हैं ना वो समय का बहुत पाबंद है, यानी 8 बजे अगर बुलाएंगे तो 8 बजे से पहले ही वो आ जाएगा, यानी समय का पाबंद है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है। ग्रीन प्रैक्टिस कौन सा है ये आपको बताना है। रिसाइकलिंग, कचरे को अलग नहीं करना, तो अलग करना होता है ना। हाई पावर वाले एयर कंडीशनर का उपयोग करना, ये भी गलत है। बड़ा भी संभव हो पौधे उगाना, बड़ा यहाँ पर लिखा है, ग्रो प्लांट वेरेवर, ये भी आपका नहीं होगा। पौधे उगाना, 1 मिनट देखिए, प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग नहीं करना है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही जाना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी ही जाना चाहिए। यहाँ पर बड़ा लिखा है, लेकिन जितना भी हो सके, जितना भी संभव हो उतने पौधे उगाना, बिल्कुल ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है ना। प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आंसर सही लग रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है। ग्रीन प्रैक्टिस का क्या अर्थ है, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे चालू रखना। तो भाई ये तो गलत बात है ना, आप बिजली को यहाँ पर बचा नहीं रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं ना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पानी बोतल, सिंगल यूज़ पानी की प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये भी नहीं करना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, ये भी गलत बात है ना। आपको अननेसेसरी चीज़ें खरीदना, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप अपने घर से बाज़ार जाते होंगे तो आप अपने थैला लेकर जाते होंगे अपने साथ में, है ना, कपड़े का थैला, जिससे में कि आप सामान रख सकें। अब वहाँ पर शॉपकीपर आपको क्या करता है, शॉप वाला आपको पन्नी की पॉलीथीन देता है जो प्लास्टिक से बनी होती है, तो आप उससे मना करिए कि इसका यूज़ करना सही नहीं है ना, तो आप इसलिए कपड़े का थैला लेकर के जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपस भर्ती में आयोजित की जाती है। कैंपस भर्ती कहाँ पर आयोजित की जाती है ये हमें बताना है। तो भाई जाहिर सी बात है, कैंपस भर्ती है तो कैंपस में ही तो आयोजित कराई जाएगी। तो कैंपस क्या होता है, तो कैंपस आपकी ITI होती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो आपने देखा होगा आपके भी कैंपस में बहुत सारी भर्तियाँ आती रहती होंगी, है ना, तो वहाँ पर जैसे रोजगार मेले वगैरह लगते हैं, तो क्या कैंपस भर्ती ही तो है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहेंगे, है ना। आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आइए शुरू करें, या फिर आइए शुरू करें, आइए चर्चा करें, या फिर आइए शुरू करें। आप कहेंगे लेट अस डिस्कस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेट अस डिस्कस। आइए शुरू करें या फिर आइए ख़त्म करें, आइए मुझे कहने दीजिए, ये नहीं कहेंगे, है ना। आइए चर्चा करें, यानी लेट अस डिस्कस आपका सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पंजीकरण के से सरकार द्वारा की गई योजनाओं तक पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। तो मदद किससे मिलेगी, पैन कार्ड, टिन, उद्योग आधार या फिर GST। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, है ना, उद्योग आधार। उद्योग आधार से क्या होगा, मदद मिलेगी योजनाओं तक पहुंचने के लिए, सरकार के द्वारा शुरू की जाती हैं, है ना, योजनाएं, उनका मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सहकर्मी के साथ ईमानदार न होना,
ये तो गलत बात है। दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज, ये भी गलत बात है। लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे या फिर समय पर पूरा काम नहीं करना, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि समय लोग आप पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप जो है अपना काम अच्छी तरह से करेंगे। तो यही क्या है, ये आपका एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है जो कि विश्वसनीयता का है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि कह रहा है बायोडेटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। आपने अपना बायोडेटा मतलब रिज्यूमे है ना, रिज्यूमे आपने अपना तैयार कर लिया। रिज्यूमे बनाने के बाद आप क्या करेंगे, नौकरी के लिए आवेदन करेंगे? नहीं। साक्षात्कार की तैयारी करेंगे? नहीं। आप जो है एम्प्लॉयर के बायोडेटा को भेजेंगे? ये भी नहीं। आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, एक प्रभावशाली कवर लेटर बनाएंगे, है ना। कवर लेटर क्या होता है, तो रिज्यूमे के बाद आपको कवर लेटर बनाना होता है और एक प्रभावशाली यानी इम्प्रेसिव कवर लेटर आपको बनाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपने रिज्यूमे बनाया, फिर आपने कवर लेटर बनाया, इसके बाद आप आवेदन करेंगे, फिर साक्षात्कार की तैयारी करेंगे, है ना, फिर जाकर आपकी जॉब लगेगी। यानी ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है और इसी तरह से ये चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहा जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस शुरू से ही कर रहे हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। क्या कहेंगे, बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स बिजनेसमैन समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, जो आपके व्यवसाय से शुरुआत से जुड़ा है यानी वो उद्यमी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप काम के लिए है ना विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित आवास प्रवास के लिए आपको क्या सोचना होता है। देखिए, आप जब भी अपने मतलब विदेश में काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं, सोचिए आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, या फिर बिना किसी को बताए विदेश चले जाना चाहिए, या फिर आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना, नौकरी पक्की कर लेना, या फिर आगे बढ़ना पुष्टि करने के लिए पूछना। तो भाई आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना, जगह के बारे में जान लेना है ना, फिर आपको नौकरी पक्की कर लेनी, तभी तो आप जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कौशल जैसे प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता और अनुकूलन क्षमता जैसे लचीलापन, तो ये क्या होते हैं, ये आपके सेल्फ मैनेजमेंट है, टीम वर्क है, प्रबंधक है या फिर बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, है ना। सेल्फ मैनेजमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम से बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। एक हमारी टीम में काम करने वाले सभी लोग हैं और कोई एक बंदा ऐसा है जो काम नहीं कर पा रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है उसे करने में, तो हम क्या करेंगे, उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफ़र करना चाहिए, या फिर उनके कार्यभार को मैनेज करने के लिए उनकी समर्थन हंसना चाहिए। देखिए, हंसेंगे तो नहीं, किसी का काम नहीं हो रहा है तो उस पर हंसना नहीं है। उनके संघर्षों पर ध्यान न दें, इग्नोर भी नहीं कर सकते। सुपरवाइजर को संघर्षों की रिपोर्ट भी नहीं करना भैया, किसी की उसको मदद करना है ना, उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफ़र करना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, तब होता है जब, है ना, तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है ना। व्यवसाय होगा या फिर अनुभव, टीम वर्क या फिर शिक्षा। तो टीम वर्क तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। बिल्कुल सही, उसे हम क्या कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं, ये आपको बताना है। तो वहाँ पर होता क्या है, कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ या फिर अनुभवी भार या फिर प्रॉब्लम्स को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं कर पाते या फिर अधिक योग्य कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है भैया प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये क्या है, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है। यानी आपसे कोई सहायता मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ईमेल के माध्यम से एक औपचारिक अनुरोध रिक्वेस्ट भेजिए। भाई उसे अभी जस्ट हेल्प चाहिए और आप कह रहे हैं कि मुझे ईमेल भेजिए, है ना, फिर मैं उसे देखूंगा फिर उसका रिप्लाई करूंगा। तो ये आपको नहीं करना है ना, उसे इंस्टेंट हेल्प चाहिए। तो कह रहा है पूछो
तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब आपने कह तो दिया चलो पूछो, आप मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। आप उसे ये बता रहे हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, तो वो ये भी तरीका सही नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं मैं इस समय व्यस्त हूँ। आपको ये भी नहीं कहना कि भैया मैं व्यस्त हूँ बाद में बताऊँगा, है ना। तो आपको कहना है कि ज़रूर, श्योर, मैं मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प, है ना। और आप कहेंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड, है ना, ये आप कहेंगे। तो बिल्कुल सही तरीका है ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यह विश्वास करना कि आपने अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, तो ये क्या कहलाता है ना। ये क्या कहलाएगा, आत्मविश्वास कहलाएगा, या फिर स्वतंत्रता कहलाएगा, या फिर स्वतंत्र निर्णय लेना कहलाएगा, या फिर स्व जागरूकता कहलाएगा। तो इसे देखिए हम क्या कहते हैं, इसे हम स्व निर्णय लेना भी नहीं कहेंगे, स्व जागरूकता भी नहीं कहेंगे, ग्रेड भी नहीं कहेंगे। इसे हम सेल्फ विश्वास कहते हैं, आत्मविश्वास, है ना। आपको अपने आप पर विश्वास है, मतलब आत्मविश्वास है ना, अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकता है ना, ये आपको बताना है। कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन से, या फिर केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों से नहीं, केवल एक विशिष्ट प्रकार की डिवाइस से नहीं, केवल एक विशिष्ट शिक्षण ऐप से नहीं, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, फ़ोन से, किसी से भी पहुंच सकते हो, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद कर सकता है ना। तो वो कौन सा होता है, रिकमेंडेशन सेंटर, स्किल कोर्स, या फिर जॉब एक्सचेंज। तो यूज़र को क्या करना है, सेंटर की खोजिंग करनी है ना, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। तो वो करेगा क्या भाई, सेंटर वाले ऑप्शन में जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना क्या कहलाता है। तो डेटा कन्वर्जन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डेटा कन्वर्जन, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी कट पेस्ट नहीं कहलाएगा, ये अलग चीज़ हो गई, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमुख कौशल कौन सा है। मार्केट सर्वे आपको करना है, तो देखिए कंप्यूटर नॉलेज या फिर अपीयरेंस, कम्युनिकेशन। देखिए सबसे ज़रूरी आपके लिए कम्युनिकेशन है, अगर आप एक मार्केट सर्वे करना चाहते हैं तो, है ना। अपीयरेंस, MBA डिग्री या फिर कंप्यूटर नॉलेज वहाँ पर नहीं चाहिए होगा, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। अगर कहता ऑनलाइन आपको मार्केटिंग सर्वे करना है, तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, ये हमसे कह रहा है जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना क्या कहलाता है। यानी आप जैव कचरे को फेंकने से पहले आप क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को एक तरफ कर रहे हैं और जो कागज़ है उसे एक तरफ कर रहे हैं। तो ये आपका एक ग्रीन माइंडसेट है। क्या है, ग्रीन माइंडसेट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, स्पष्ट और ऊंचे स्वर में उत्तर दें या फिर कहीं और देखें। कहीं और नहीं देखना है, आपको आई कांटेक्ट बनाना है ना। आंख से संपर्क बनाए रखें, ये तो आपको करना है ना, ये तो आपको करना चाहिए। एम्प्लॉयर को मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करें, ये भी ज़रूरी है। और ऊपर वाला भी ज़रूरी है, स्पष्ट और ऊंचे स्वर में उत्तर दें। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें पूछा था इंटरव्यू के दौरान क्या किससे बचना चाहिए, मतलब किसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कहीं और देखें, इससे आपको बचना है क्योंकि आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आपसे कह रहा है काम करते समय आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने काम कर रहे हैं, आइडियाज़ आया, दूसरे के साथ शेयर कर दिया। ऐसा करना किस लिए ज़रूरी है, दूसरों को शामिल महसूस करने के लिए, या फिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए, या फिर बातचीत से मदद मिलती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही, बातचीत से मदद मिलेगी और आपका जो आइडिया आया है ना उसे और बेटर बना सकते हो आप, दूसरे को शेयर करेंगे तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, देखिए सभी वर्बल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल तो नहीं होती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नियमों का एक सेट का पालन करते हुए ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यही आपकी क्या, ये आपका क्या है, इनफॉर्मल पूछा है ना। ये तो हमारा फॉर्मल का होता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। ऑफिशियल मीटिंग में बात करना, तो ये भी एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल तो नहीं होता।
ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्सेशन, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनफॉर्मल बोला था, तो इनफॉर्मल हम कैजुअल बाहर कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट था उसके बाहर जाकर आप कैजुअल कन्वर्सेशन कर सकते हो, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए, आप अपने बॉस को संबोधित कर रहे हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, इनफॉर्मल या फॉर्मल? तो भाई जाहिर सी बात है आप फॉर्मल रहेंगे, है ना, इनफॉर्मल नहीं होंगे, इम्पोलाइट नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आप फॉर्मली बात करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, है ना, जैसे कॉमा हो गया, ये फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये सारी क्या हैं, ये आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं। क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाले स्टेप क्या है। यानी आप क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, नई कुर्सियां खरीद रहे हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए। सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी क्या आवश्यकता है, या फिर कुर्सी कैसे बनाई जाती है, इसका प्लान बनाना, या फिर कुर्सी का रंग, या फिर विभिन्न कुर्सियों के डिज़ाइन का टेस्ट करना। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कह रहा है सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है ना, जो जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कुर्सी डिज़ाइन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है, कौन सा संसाधन नहीं है ये आपको बताना है ना। कच्चा माल, व्यापार में हानि, या फिर ग्राहक डेटाबेस, या फिर लाभ कमाया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर कह रहा है संसाधन नहीं है ना, तो डेटाबेस, या फिर कच्चा माल, या फिर लाभ कमाया, तो ये क्या है, ये आपके संसाधन ही तो हैं। लेकिन व्यापार में हानि ये आपका संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं अपनी आपकी योग्यताओं, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची है, तो वो कौन सी सूची होगी, सिलेबस, या फिर कैरिकुलम, या फिर मार्कशीट नहीं होगी, वो आपकी रिज्यूमे होगी, है ना, जिसमें आपकी योग्यताएं, कौशल और अनुभव, एक्सपीरियंस सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो आपका रिज्यूमे होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। टीम वर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी है प्रॉपर कम्युनिकेशन, है ना, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन आनी चाहिए, उचित कम्युनिकेशन आनी चाहिए, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, साइबर क्राइम कौन सा है, ये आपको बताना है साइबर क्राइम कौन सा है। ऑनलाइन जुआ खेलना या फिर ऑनलाइन खरीदारी, ये तो साइबर क्राइम नहीं है, और ईमेल भेजना ये भी साइबर क्राइम नहीं है, दोस्तों के साथ चैट करना ये भी साइबर क्राइम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो गैम्बलिंग ऐप हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो वो आपके क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वरोजगार का क्या अर्थ है। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना, तो यही आपका क्या होता है, स्वरोजगार होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि आपसे कह रहा है आप मजबूत सीखने वाले व्यक्ति हैं, है ना, यदि आप स्ट्रॉन्गर लर्नर किसे कहते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लर्नर कहेगा या फिर लाइफ लॉन्ग लर्नर कहेगा, तो आपका यही आंसर जाएगा कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर या फिर स्ट्रॉन्ग लर्नर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने क्या कहलाता है ना। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए आपको क्या करना होगा भैया, स्किल कोर्सेज में सेक्शन में देखना होगा, नौकरी के अवसर, या फिर किसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेना, या फिर फिजिकल, आपको स्किल कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको स्किल वाले जो स्किल कोर्स सेक्शन है उसको आपको एक्सप्लोर करना है, देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डिजिटल CV बनाना और उसे QR कोड के साथ साझा करना, वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी कहलाएगी, है ना, आपकी डिजिटल पहचान कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है बायोडेटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आप बायोडेटा यानी रिज्यूमे को क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, तो वो आपकी क्या होती है, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्रोजेक्ट
सॉरी किसी प्रोडक्ट सर्विस, या प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है, पहला संस्करण कहलाता है ना। तो भाई पहला संस्करण हमारा फर्स्ट एडिशन कहलाता है ना, फर्स्ट एडिशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव। क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल ड्राइव पर हम क्या करते हैं, एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं ना, सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए अपने इंटरव्यू से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है, अपने टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपका। सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके टीम वर्क ऐसा नहीं करना है ना, उन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहिए जो उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। सब कुछ डिटेल में बताना चाहिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर्स का फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, आपको करना क्या है, आपके पास जो भी आइडिया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, केवल मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है उनको आपको स्पष्ट रूप से शेयर करना है, और संभव हो सके तो आपको करना क्या है, वर्ड्स और पिक्चर्स के फॉर्म में आपको यूज़ करना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को काम पूरा करने में कठिनाई यानी स्ट्रगल हो रही है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, हेल्प और सपोर्ट क्या करनी चाहिए, ऑफ़र करनी चाहिए। उनका काम पूरा करने के लिए उनकी सहायता और समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये हमसे कह रहा है कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल रहे हैं, इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सही शॉप का नाम, या फिर अधिक कीमत की मरम्मत, या फिर व्यस्त इलाके में, या फिर आस पड़ोस में। देखिए, आस पड़ोस में आप खोलेंगे दुकान नहीं चलेगी, अधिक कीमत रखेंगे तो वैसे ही कस्टमर नहीं आएंगे। शॉप का नाम से कुछ नहीं होता है, आपको एक व्यस्त इलाके में शॉप खोलनी है, बिजी एरिया में आपको शॉप खोलनी है, जिससे कि ज़्यादा कस्टमर आएंगे, आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपसे कह रहा है यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से इंटरपेक्चुअल यानी उद्यमशीलता, है ना, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा अभिलक्षण सबसे अधिक सहायता करेगा। तो वो कौन सा है, कुछ करने के लिए तब तक इंतजार करना जब तक कुछ सही ना हो जाए, ऐसा नहीं करना है। समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना है, या फिर समस्या को नज़रअंदाज भी नहीं करना है, समस्या के लिए दूसरों को दोषी भी नहीं ठहराना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। समस्या के समाधान हेतु क्या करना है, कार्रवाई करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर को डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिलता है लेकिन श्रमिकों की संख्या क्या है, कम है, तो उस स्थिति में मैनेजर क्या कहेगा भाई, उसके पास एम्प्लॉयज़ कम है और ऑर्डर उसे बड़ा मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो अपने कर्मचारियों से कहेगा कि भाई अतिरिक्त घंटे काम कर लीजिए, है ना। उसका अनुरोध करेगा, रिक्वेस्ट करेगा वर्कर से कि थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप की मदद ले सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपसे कह रहा है एक गिग श्रमिक को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने की सहायता करता है। तो वो कौन है, नेटफ्लिक्स या फिर स्कूल या फिर बैंक नहीं है, बल्कि वो एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐप और प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपसे कह रहा है एक गतिविधि है जहाँ संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉब मेला, एलुमनी इंगेजमेंट, या फिर कॉन्फ्रेंस, या फिर कैंपस इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी एलुमनी इंगेजमेंट। क्या कहते हैं, एलुमनी इंगेजमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं छात्र तो दूसरी जगह जाएंगे तो उसे एलुमनी इंगेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं, यानी जो कोविड-19 आया था तो उसके बाद जो कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं, वर्क प्लेस कैसे बदल गए हैं। तो आप जानते होंगे भैया, कार्य जो कोविड से पहले सारी जो जॉब्स थी वो शायद जो आपकी जो ऑफिस से होती थी, लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी जॉब्स घर से होने लगी, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, आज के टाइम में जॉब्स बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, यानी घर से भी काम हो रहा है और ऑफिस से भी हो रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा, मिक्सर हो गया इनका, है ना, मिक्सचर हो गया। तो इसलिए व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण, ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नौकरी के अवसर कम हो गए हैं या फिर टेक्नोलॉजी पर कोई फोकस नहीं है या फिर कम घंटों में काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि कह रहा है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का क्या उदाहरण होगा, है ना। ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन कौन सा है। तो अपने मित्र के साथ संदेश भेजना, क्या आप उसने फॉर्मली बात करते हो? बिल्कुल नहीं, आप तो इनफॉर्मली बात करते हो अपने दोस्तों से, हैं, है ना। फिर वो चाहे फेस टू फेस हो या फिर मैसेज के थ्रू हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना, वो भी एक इनफॉर्मल तरीका ही होता है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजना भी एक इनफॉर्मल तरीका है। लेकिन अपने प्रबंधक जो आपके मैनेजर हैं, मैनेजर को आप एक ईमेल लिख रहे हो, तो क्या आप इनफॉर्मली लिख सकते हो? नहीं, आप फॉर्मल रिटेन में लिखेंगे, है ना। तो फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन आपका क्या है, यही है, आपका अपने मैनेजर को एक ईमेल लिखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है अगर आप लोगों के लिए उपयोगी कोई नया ऐप बना रहे हैं तो आपको टेस्ट करना क्यों आवश्यक है। आप लोगों के लिए एक ऐप बना रहे हैं तो आपको टेस्ट करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि दूसरों को अपना ऐप आजमाते हुए देखना मज़ेदार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह देखने के लिए कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हम ये देखना चाहते हैं कि लोग इसे यूज़ करेंगे तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कैसे इसे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, इसलिए हम टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। ये किस तरह का उदाहरण है? तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है। आपने कहा नमस्ते, क्या आप कैसे हैं, क्या चल रहा है वगैरह, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक शब्द बन सके, है ना। आपको यहाँ पर कुछ सार्थक शब्द बनना है, उचित शब्द भरना है जिससे एक सार्थक शब्द बन सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पर लिखा है टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव एंड हैव यू टू कम। यानी जो सिचुएशन होती है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सबसे पहले आप उसे फेस्ड करते हो, उसके बाद आप उसे मैनेज करते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे फेस और मैनेज लिखा है फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन हमें यह थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर फेस्ड आ जाएगा और यहाँ पर मैनेज्ड आ जाएगा, है ना। तो फेस्ड और मैनेज्ड ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फेस्ड और मैनेज्ड। कोई भी सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तो उसे हम सबसे पहले फेस करते हैं, उसके बाद उसे मैनेज करते हैं, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कंपनियों को नौकरी के लिए लोगों का चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा है। यानी कंपनियों को नौकरी के लिए लोगों का चयन करना है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है भाई? आपका रिज्यूमे, है ना। सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपका रिज्यूमे, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिज्यूमे। आप अगर नौकरी पाना चाहते हो, आवेदन करना चाहते हो, सबसे पहले आप रिज्यूमे बनाएंगे, रिज्यूमे के बाद कवर लेटर बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, उसके बाद जाकर आपकी जॉब लगेगी। तो ये एक सीक्वेंस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है। कार्यस्थल पर आप ओपन लर्निंग कैसे कर सकते हैं? सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना या फिर कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना। बिल्कुल जो आजकल काम में परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे क्या हो रहा है, कार्य के जो प्रोसेस हैं, काम करने के जो तरीके हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है ना। और उन्हें हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उनसे बचना नहीं है, भागना नहीं है ना, उन्हें एक्सेप्ट करना है और अपनाना है ना, एडॉप्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस बताना है। तो मैंने आपको बताया था स्पीकर, स्पीकर से हमें गाने सुनाई देते हैं ना, हमें कुछ सुनाई दे रहा है, मतलब ये आउटपुट हो गया। प्रिंटर से हमें क्या मिलता है, प्रिंट करके मिलता है, तो ये भी एक आउटपुट हो गया। मॉनिटर पे हमें स्क्रीन पर चित्र वगैरह दिखते हैं, तो ये भी एक आउटपुट हो गया। लेकिन कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसको कोई भी, जैसे कीबोर्ड पर नाम लिखा होता है तो हम ABCD जो भी प्रेस करते हैं तो वो हमें मॉनिटर पे दिखता है ना। तो ये क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज़ डिफ़िकल्ट एज अ रोड और, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो डिफ़िकल्ट है। कहाँ पर? जो रूरल एरियाज़ है, कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? जो वहाँ के रोड है ना वो कैसे, अनइवन, यहाँ पर लिखा है ना रोड्स आर अनइवन। अनइवन मतलब वहाँ पर खड्डे वगैरह हैं ना, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज़ रिलेटेड टू। ट्रिपल पी आपने सुना होगा, 3P है ना, जो कि IT फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था। 3P का मतलब क्या होता है? 3P का मतलब होता है प्लान, है ना, और प्रिपेयर और परफॉर्म, ये होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है, ये रिलेटेड किससे, संबंधित किससे है? तो मैंने आपको बताया था ये आपका रिज्यूमे या फिर व्यक्तिगत या फिर कार्य से नहीं, बल्कि साक्षात्कार से रिलेटेड है। आप एक इंटरव्यू अटेंड करना चाह रहे हैं तो आपको 3P रूल लगाना पड़ेगा, यानी सबसे पहले प्लान करिए किस तरह से होगा, प्रिपेयर करिए और उसके बाद आप परफॉर्म करिए, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों आवश्यक है। आप ईमेल लिखते हो तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, सब्जेक्ट लिखना क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। यह दिखाने के लिए कि आपके पास अंग्रेजी का अच्छा कौशल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो, है ना। कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम सब्जेक्ट में ये लिख देते हैं कि ईमेल किस बारे में है। जैसे मान लीजिए छुट्टी रिलेटेड है तो आप हॉलीडे लिख सकते हो, है ना, जिससे कि पता लग जाए कंपनी को कि जो ईमेल है वो किसके रिगार्डिंग आया है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। यानी ये एक फॉर्मली तरीका है ना, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई ऑर्डर या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बल्कि एक फॉर्मल तरीका है कहने का कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप क्या करेंगे, अपने दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है व्हाट्सएप का उपयोग, है ना, आपका बेकरी का बिजनेस है, व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपके व्यवसाय को किस प्रकार मदद मिलेगी, है ना। आपका बेकरी का बिजनेस है तो आप व्हाट्सएप से कैसे हेल्प ले सकते हो। दोस्तों से बात करके ऐसा नहीं है, स्थिति अपडेट जांच करके ऐसा भी नहीं है, बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देख करके व्हाट्सएप पे कोई ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं आती हैं, है ना। ग्राहक के ऑर्डर्स और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर दें। आपको क्या करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है कस्टमर के ऑर्डर्स का और उनके क्वेश्चंस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, जिससे कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाता है। तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैंने आपको पर्सनल नंबर भी दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जो कि आपका निमी कुछ और मान रहा है, मैं कुछ और बता रहा हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर। नंबर है 491493874140, तो इस पर ज़रूर भेजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सके, है ना। उन्हें भी बताइए कि सुपर 6 मॉडल पेपर तैयार करके बड़े ही आसान तरीके से पास हुआ जा सकता है। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आपको अगर इसकी PDF चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर RV ट्यूशन क्लासेस को सर्च करना है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आप डाउनलोड कर सकते हो सुपर 6 मॉडल पेपर्स को, एंड वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।